प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका पुनः एक बार स्वागत है। भारतीय न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये दोनों खंड पढ़ने के बाद आज हम लोग बात करेंगे अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करेंगे हम लोग अधीनस्थ न्यायालय के बारे में, ये भाग 16 में। सबसे पहले एक चर्चा यहाँ जान लेना जरूरी है, अधीनस्थ न्यायालय किसे कहते हैं। तो ये संविधान में उन न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय कहा गया है जिनका अधीक्षण संचालन उच्च न्यायालय करता है, यानी उच्च न्यायालय की देख रेख में, अधीक्षण में चलने वाले न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं, ये संविधान में बताया। तो अधीनस्थ न्यायालय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में चलने पर अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। संवैधानिक उपबंध के रूप में अगर देखें तो भाग 6 अध्याय 6 और अनुच्छेद 233 से 237 के अंतर्गत। तो हम लोग यहां से लिखना भी प्रारंभ करेंगे कि अधीनस्थ न्यायालय के संवैधानिक प्रावधान क्या है, संवैधानिक उपबंध क्या है। तो संवैधानिक उपबंध की अगर बात करें, संवैधानिक उपबंध अगर इसकी चर्चा करें तो अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आप कहेंगे, पहला बिंदु या पहली बात होगी कि भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अंतर्गत, यानी भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 233 से लेके 237 तक, कितने 233 से लेकर 237 में अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। तो ये आपने देखा कि अधीनस्थ न्यायालय कहाँ है। अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 233 से लेकर 237 में। इसके अलावा इनकी अधिकारिता, शक्तियां, इनके कार्य, सब कुछ ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, ध्यान रहे आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 को बदल दिया गया है और अब इसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आ गया है। तो ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं, वो इन्हीं के अनुसार चलते हैं। तो इस बात को देखेंगे कि इसके अलावा इन न्यायालयों की अधिकारिताएं, इसके अलावा
इन न्यायालयों की अधिकारिताएं, यानी इनकी अधिकारिता, ज्यूरिडिक्शन, इनकी अधिकारिताएं, कॉमा, अधिकारिताओं के अलावा शक्तियां और कार्य, शक्तियां और कार्य जो है ये मुख्यतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, मुख्यतः इसलिए कहेंगे कि आंशिक रूप से इसमें बहुत सारे कानून आएंगे, लेकिन मुख्यतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973। अब ये बदल गया है और इसके जगह पर आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से तय होते हैं। तो ये पहली सूचना आपने नोट किया। पहली बात ये कि अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में संविधान के भाग 6 और अध्याय 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 233 से लेकर 37 के अंतर्गत इनकी चर्चा की गई, प्रावधान किए गए हैं। और इनको चलाया किस अनुसार जाता है, तो इनकी अधिकारिताएं, इनकी शक्तियां और इनके कार्य मुख्यतः जो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973। लेकिन आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 अब बदल गया है और अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हो गया है। इन दोनों से अब इन्हें चलाया जाता है, इनकी शक्तियां, इनके अधिकारिता, इनके कार्य तय किए जाते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि अधीनस्थ न्यायालय किस प्रकार संचालित होते हैं। अब हम लोग देखेंगे अधीनस्थ न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर। तो अगले पृष्ठ से अधीनस्थ न्यायपालिका का ढांचा, अधीनस्थ न्यायपालिका का ढांचा, इनका ढांचा कैसा है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें जिला एवं सत्र न्यायालय के बारे में हमें पढ़ना है। तो अब ये बात करेंगे हम लोग जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ये हमें जानना है स्ट्रक्चर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश को कहेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट।
जज, सॉरी न्यायाधीश लिखा हुआ है तो यहां पर कोर्ट न कह के जज कहेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ठीक है। तो सेशन जज यानी सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज यानी जिला न्यायाधीश, इसके बारे में हमें बिंदुवार जानना है। तो पहला बिंदु होगा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के बारे में कि जो जिला न्यायाधीश होता है वह जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। पहली बात, जिला न्यायाधीश किसी जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। जिला न्यायाधीश किसी जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। न्यायिक अधिकारी होता है। सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। पहला बिंदु आपने देखा कि जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज जो है वही जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी है। दूसरा, यह सिविल मामला और आपराधिक मामला दोनों प्रकार के मामले देखता है। मतलब यह सिविल तथा आपराधिक दोनों मामले में अधिकारिता रखता है। यह कौन? यह जिला न्यायाधीश। यह सिविल तथा आपराधिक दोनों मामले में अधिकारिता रखता है। यानी इसकी अधिकारिता सिविल मामले में भी है और आपराधिक मामले में। सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर दोनों ही मामले में इसकी अधिकारिता है। यानी दोनों मामले यह सुनेगा, इसके समक्ष दोनों प्रकार के मामले लेके जाए जाते। अब यहां एक बात जानने की जरूरत है कि जो जिला जज है, डिस्ट्रिक्ट जज है, जब वह सिविल मामले देखता है, दोनों मामले उसके पास जा रहे हैं, जब वह सिविल मामला देखता है तो उसे जिला जज कहते हैं, और जब वह आपराधिक मामला देखता है तब उसे सत्र न्यायाधीश सेशन जज कहते हैं। ध्यान रहे, एक ही पद जिला न्यायालय में ही सत्र न्यायालय भी है। मतलब जब सिविल मामला देखा जा रहा है तो जिला न्यायालय तब कहा जाएगा जब सिविल मामला देखा, सिविल मामला चल रहा हो, सिविल मुकदमा चल रहा हो। और जब आपराधिक मुकदमा चलने लगेगा तो वह सत्र न्यायालय मतलब सत्र न्यायाधीश हो जाएगा। तो ये बात आपको जानना है कि यह मामले अलग अलग मामले में नाम उसके अलग अलग हो जाते हैं। जैसे जब यह सिविल मामले देखता है, पहला देखते हैं कि जब यह सिविल मामले देखता है, सिविल मामले देखता है तो इसे जिला जज यानी जिला न्यायाधीश, जज न कह के यहां क्या लिखें, जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जज एवं जब यह आपराधिक मामले देखता है
आपराधिक मामले देखता है तो इसे सत्र न्यायाधीश सेशन जज कहते हैं। तो ये बात स्पष्ट हुई कि जिला न्यायाधीश तब कहेंगे जब वो सिविल मामला देख रहा है, और सत्र न्यायाधीश तब कहेंगे उसे जब वो आपराधिक मामले देखने लगता है। तो इस तरह से मामले सुनने के कारण उसके अलग अलग नाम हुए, अलग अलग पद नहीं हुआ, अलग अलग नाम हुए। पद एक ही है, जिला जज का वो न्यायाधीश है। इसके अलावा और भी प्रावधान इसके अंतर्गत हैं, जैसे संविधान के अनुच्छेद 233 से 35 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो देख लें। तो संविधान के अनुच्छेद इसे बल्कि हम लोग ऐसे करें, संविधान के अनुच्छेद 233 से 235 में क्या क्या प्रावधान हैं उसको हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान है। पहला बात यह है कि उच्च न्यायालय की सलाह से जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यानी पहला बिंदु ये होगा, उच्च न्यायालय की सलाह से जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो पहली बात ये कि इसमें उच्च न्यायालय की सलाह से जिला जज की नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहे हैं। राज्यपाल कैसे करता है? तो लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के सलाह से जिला न्यायाधीश के नीचे के पदों के लिए भी राज्यपाल नियुक्ति करता है। उसमें उच्च न्यायालय का सलाह शामिल है और निचली न्यायपालिका जो है जिला न्यायालय से नीचे, उसके लिए राज्य की लोक सेवा आयोग के माध्यम से राज्यपाल नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल, अगले बिंदु में देखें, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय दोनों अब इसमें सम्मिलित हो गए कि उच्च न्यायालय की सलाह पर जिला न्यायाधीश के नीचे के जो पद हैं, उच्च न्यायालय की सलाह पर जिला न्यायाधीश के नीचे के पदों पर नियुक्ति करता है। तो इस तरह से देखा गया कि नीचे के पदों पर नियुक्ति करने का प्रावधान
अनुच्छेद 233 से 35 के अंतर्गत किया गया है और किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा राज्य की लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय की सलाह पर राज्य की लोक सेवा आयोग के माध्यम से राज्यपाल करेगा। उसके अलावा सभी न्यायाधीशों का स्थानांतरण, उन्हें अस्थायी करना, उनकी पदोन्नति, प्रोन्नति, दंड देना, निलंबन, ये सारे काम उच्च न्यायालय करता है, सारे कार्य उच्च न्यायालय करता है। तो सभी न्यायाधीशों के स्थानांतरण, अगला जो स्टेप जो उच्च न्यायालय का है करने का, वो क्या है? सभी न्यायाधीशों मतलब जिला न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश के नीचे के जो पद, तो सभी न्यायाधीशों के स्थानांतरण और स्थानांतरण के अलावा क्या क्या? अस्थायी करने, प्रोन्नत करने, स्थायी करने, प्रोन्नत करने, दंड देने तथा निलंबित करने ये सारे काम, निलंबित करने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास, करने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास है। किसके पास है? उच्च न्यायालय के पास है। तो ये सारे अधिकारिता, सब चीज की अधिकारिता उच्च न्यायालय करता है और वह इन मामलों में स्वयं आदेश देता है और वह इन मामलों में स्वयं आदेश देता है, स्वयं आदेश देता है, स्वयं आदेश देता है। तो इस तरह से न्यायालयों की, अधीनस्थ न्यायालयों की, यानी कि जिला जज और उसके नीचे के जिला न्यायालय और उसके नीचे के न्यायालय, जिला न्यायाधीश और उसके नीचे के न्यायाधीश, इन सब की नियुक्ति, प्रोन्नत, स्थानांतरण, ये सारा कुछ करने के मामले में जो अधिकार है वो किसके पास है? उच्च न्यायालय के पास है। किसके पास है? उच्च। नियुक्ति बस इसमें राज्यपाल करेंगे, बाकी सारे काम उच्च न्यायालय करेगा। हम लोग जो है जनपद न्यायालय का एक ढांचा जो है, आमतौर पे तो भारत के सभी राज्यों में जनपद न्यायालय का ढांचा एक जैसा नहीं है, फिर भी एक लगभग जो अधिकांश राज्यों में एक जैसा है, उस तरह का एक ढांचा जानने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जनपद न्यायालय का ढांचा क्या है। तो आइए एक टेबल बनाते हैं कि जनपद न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को 3 भागों में हम लोग बांट लें। वैसे तो मुख्यतः 2 ही भाग हैं इसके, लेकिन हम लोग 3 भागों में बांट करके चलेंगे, राजस्व न्यायालय को भी सम्मिलित कर लेंगे। तो जनपद न्यायालय के ऊपर उच्च न्यायालय है, उसके नीचे जो है ये न्यायालय हैं। कौन कौन? तो एक है दीवानी न्यायालय, सबसे पहले है दीवानी न्यायालय। इसके बाद इसको कहते हैं सिविल कोर्ट, ये न्यायालय है। इसके बाद आता है फौजदारी न्यायालय
फौजदारी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय जिसे क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रिमिनल कोर्ट। तो फौजदारी न्यायालय। और एक न्यायालय है राजस्व न्यायालय, रेवेन्यू। एक न्यायालय क्या है? राजस्व न्यायालय। राजस्व न्यायालय जिसको कहते हैं रेवेन्यू कोर्ट। तो इस तरह से देखा गया कि ये जिला न्यायालय के अंतर्गत 3 प्रकार के न्यायालय यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके क्रम में हम लोग चलेंगे। जिला न्यायालय में, दीवानी न्यायालय में जो न्यायालय है उसके नीचे क्या है? जिला न्यायाधीश का न्यायालय है। तो जिला न्यायाधीश का न्यायालय तो क्या कहेंगे? जिला न्यायाधीश का न्यायालय, जिला न्यायाधीश का न्यायालय। और जिला न्यायाधीश के न्यायालय के नीचे है अपर जिला न्यायाधीश का न्यायालय। इसके नीचे किसका न्यायालय है? अपर जिला न्यायाधीश का न्यायालय। ये अपर जिला न्यायाधीश का न्यायालय हो गया। और अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय के बाद है सिविल जज, सीनियर डिवीजन होता है। के बाद होता है सिविल जज। सिविल जज इसको कहते हैं सीनियर डिवीजन। तो क्या कहेंगे? सीनियर डिवीजन। 2 डिवीजन है इनके, सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन। तो एक है सीनियर डिवीजन और दूसरा है जूनियर डिवीजन। तो सीनियर डिवीजन हो गया। सीनियर डिवीजन के बाद है सिविल जज, जूनियर डिवीजन। इसके नीचे आता है सिविल जज, सिविल जज। और ये है जूनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन। तो सिविल जज सीनियर डिवीजन भी है और सिविल जज जूनियर डिवीजन भी है। उसके बाद है लघुवाद न्यायाधीश और इसके बाद न्याय पंचायत। इसके बाद है लघुवाद, लघुवाद न्यायाधीश और इसके नीचे है न्याय पंचायत। ये ढांचा है दीवानी न्यायालय का। तो ये ढांचा है दीवानी न्यायालय का। दीवानी न्यायालय में हम लोग दूसरा ढांचा देखते हैं सेशन न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, सेशन जज। इसके नीचे है सत्र न्यायाधीश, इसको कहेंगे सेशन जज। तो सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश के बाद जो न्यायालय है वह अपर सत्र न्यायाधीश। तो इसके बाद हो जाएगा अपर सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश। अपर सत्र न्यायाधीश के बाद है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसके बाद आते हैं
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बाद आते हैं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। और इनके पश्चात आएगा न्यायालय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। इसके पश्चात आएंगे न्यायालय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट और उसके नीचे न्याय पंचायत। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हुआ फौजदारी न्यायालयों का। और अंत बचता है राजस्व न्यायालय, जिसमें जिलाधिकारी का न्यायालय, जिसमें जिलाधिकारी का न्यायालय, जिलाधिकारी का न्यायालय ये होता है। उसके बाद अपर जिलाधिकारी, इसके बाद अपर जिलाधिकारी, जिसे एसडीएम समझ लीजिए, एसडीएम हो गए। और उसके नीचे तहसीलदार, इसके नीचे तहसीलदार और उससे भी नीचे नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार। तो ये स्ट्रक्चर है जनपद न्यायालय का। और ये करीब करीब अधिकांश राज्यों में देखने को मिलेगा। तो इस स्ट्रक्चर को जान लें कि राजस्व न्यायालय में क्या है। राजस्व में जिलाधिकारी, उसके बाद उप जिलाधिकारी या अपर जिलाधिकारी, फिर तहसीलदार और नायब तहसीलदार, ये क्रम है। उसी तरह फौजदारी यानी क्रिमिनल कोर्ट में क्या होगा, तो सत्र न्यायाधीश यानी सेशन जज, अपर सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट और न्याय पंचायत। और ठीक इसी तरह से बात करें दीवानी न्यायालय का, तो दीवानी न्यायालय में सिविल न्यायालय यानी जिला न्यायाधीश का न्यायालय, इसके बाद अपर जिला न्यायाधीश का न्यायालय, सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन, लघुवाद न्यायाधीश और अंत में न्याय पंचायत। ये क्रम है, ये सोपान क्रम बना हुआ है जनपद स्तरीय न्यायपालिका का। तो आज की कक्षा में हम लोग इतनी बात ही देखेंगे और जनपद स्तर के न्यायालय को जाने। आइए इसको दोबारा से देख लें और आज की कक्षा को समाप्त करें। बात करनी थी अधीनस्थ न्यायालयों की, सबऑर्डिनेट कोर्ट की। अधीनस्थ न्यायालयों के संवैधानिक उपबंध क्या हैं, इस पर बात हो रहा है। तो संविधान के भाग 6 में चलेंगे और वहां अध्याय 6 में चलने पर
आपको जो अनुच्छेद 233 से 37 मिलेगा, इसमें अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। यानी अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान अनुच्छेद 233 से 37 जो भाग 6 में, संविधान के भाग 6 में वर्णित है। उसके अलावा इन न्यायालयों की अधिकारिताएं, न्यायालयों की अधिकारिता, ज्यूरिडिक्शन, इनकी शक्तियां, पावर और इनके कार्य, फंक्शन, ये सभी के सभी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी 1973। हालांकि सीआरपीसी 1973 अब बदल गया है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 अब बदल गया है। अब इसके जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 ने ले लिया है। इसका नाम हो गया है BNSS 2023। इन दोनों कानूनों के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों का कार्य होता है। अधिकांश कार्य इन्हीं के माध्यम से होता है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, ये दो कानून हैं जिनके माध्यम से सबऑर्डिनेट कोर्ट का संचालन होता है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग जिला और सत्र न्यायाधीश के बारे में, इनके ढांचे पर जब बात करेंगे, स्ट्रक्चर पर जब बात करेंगे, तो आएगा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज, ये दो नाम क्यों लिखा है, जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश? तो जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश से बात अभी स्पष्ट होगा। सबसे पहले जिला न्यायाधीश जो होता है वह जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। जिला न्यायाधीश क्या होता है? जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। इसके अलावा ये सिविल मामले भी देखता है और आपराधिक मामले भी देखता है, यानी दोनों मामले में इसकी अधिकारिता है, दोनों मामले में इसका ज्यूरिडिक्शन है, इसका अधिकार क्षेत्र है, सिविल मामला भी और आपराधिक मामला। अब यहां जानने की बात यह है कि जब यह सिविल मामला देखता है तो इसे जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। जब सिविल मामले देखता है तो इसे क्या कहेंगे? जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जज। और जब यह आपराधिक मामले देखता है तो इसे सत्र न्यायाधीश यानी सेशन जज कहते हैं। सत्र न्यायाधीश तब कहेंगे कब? जब ये आपराधिक मामले देखेगा, फौजदारी मामले देखेगा, क्रिमिनल मैटर देखेगा। और जब सिविल मैटर देखेगा तो वहां पर इसे जिला जज कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज कहेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अनुच्छेद 233 से 235 में इन न्यायालयों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं जो महत्वपूर्ण है। क्या? जैसे सबसे पहले कि उच्च न्यायालय की सलाह से, उच्च न्यायालय की सलाह से ही जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न। राज्यपाल जो है वो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है उच्च न्यायालय की सलाह से। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु यह है कि राज्यपाल ही जिला न्यायाधीश के नीचे के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से
उच्च न्यायालय की सलाह से करता है। जिला न्यायाधीश के नीचे के पद, इन पदों पर भी नियुक्ति, नीचे के पदों पर भी नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होता है, उच्च न्यायालय की सलाह से होता है। राज्यपाल ही करेगा, लेकिन उच्च न्यायालय की सलाह से राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएंगी। सभी न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण होगा, उनको अस्थायी करना, प्रोन्नत करना, दंड देना, निलंबित करना, ये सारे अधिकार उच्च न्यायालय के पास है। न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राज्यपाल कर रहे हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद उनका स्थानांतरण है, उनका प्रोन्नति है, पदोन्नति है, दंड है, निलंबन है, सब कुछ उच्च न्यायालय तय करता है। कौन तय करता है? उच्च न्यायालय तय करता है। इस मामले में स्वयं उच्च न्यायालय आदेश देता है। जिला जो न्यायालय है, जिले स्तर की जो न्यायपालिका है, उसके स्ट्रक्चर को देखें, उसकी संरचना को देखें, उसके ढांचे को देखें, तो हमें पता चलेगा क्या कि जनपद न्यायालय के में 3 लेयर हैं। न्यायालय तीन प्रकार के हैं। एक दीवानी न्यायालय, एक है फौजदारी न्यायालय और एक है राजस्व न्यायालय। यानी रेवेन्यू कोर्ट राजस्व न्यायालय, फौजदारी क्रिमिनल कोर्ट और सिविल न्यायालय दीवानी मामला। दीवानी न्यायालय के अंदर जिला न्यायाधीश का न्यायालय है, उसके नीचे अपर जिला न्यायाधीश का न्यायालय है, उसके नीचे सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन का न्यायालय है। इसके बाद लघु वाद न्यायाधीश होते हैं और अंत में न्याय पंचायत होती है। यह व्यवस्था, यह क्रम, ये है सिविल न्यायालय का। अब देखें फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय में सत्र न्यायाधीश, सेशन जज, अपर सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और न्यायालय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट और न्याय पंचायत। इस क्रम में, ये जो क्रम है, इस क्रम में फौजदारी न्यायालय का ढांचा कार्य करता है। और रेवेन्यू न्यायालय की बात करें, रेवेन्यू कोर्ट की, तो रेवेन्यू कोर्ट में जिलाधिकारी महोदय हैं डीएम, हैं, इसके बाद अपर जिलाधिकारी हैं, एसडीएम हैं, इसके बाद तहसीलदार की कोर्ट है और उसके पश्चात नायब तहसीलदार की कोर्ट है। तो इस क्रम में यह न्यायपालिका की व्यवस्था, जिला स्तर की न्यायपालिका की व्यवस्था है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।